हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आपके लिए आज एचपीजी के वन शॉट वीडियो लेके आया हूं जो ऑफिशियल सिलेबस दिया था एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्ज़ाम में। प्रोस्पेक्टस में जो एचपीजी के टॉपिक्स दिए थे उन सभी को हम मेनली इस वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। तो आज का जो सेशन है, आज की जो क्लास है, वह काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के आपने एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2025 की तैयारी कर रहे हो और सभी कमीशन और कमेटियाँ टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन और अदर सेक्शन का इंपॉर्टेंट कंटेंट अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सअप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बस मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। उसके बाद आपको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम जो है वो आपको कंटेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में। तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश का गठन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वो 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया। तो पहले तो आपने याद रखना है कि कितनी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। तो 30 कब हुआ था? 15 अप्रैल 1948 को। 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य इसे बनाया गया था और 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश जो था वो बनाया गया था। उसके बाद अंततः 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और ये देश का 18वां राज्य बना। तो हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में हमने बात कर ली। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन हर बार जो है वो पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं नदियों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 नदियाँ चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना बहती हैं, जिसमें से सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी तथा यमुना हिमाचल प्रदेश की 5 नदियों में सबसे छोटी नदी मानी जाती है। जल ग्रहण अथवा जल घनत्व के आधार पर चिनाब जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। अगर वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ी जो नदी है वो चिनाब है और सबसे लंबी जो है वो सतलुज है। जब तांडी नामक स्थान पर चंद्रा और भागा नदियाँ मिलती हैं तो उसके बाद वो चिनाब कहलाती हैं। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के ज़िलों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में 12 ज़िले हैं। प्रत्येक ज़िले का अपना महत्व है। जनसंख्या के आधार पर कांगड़ा ज़िला सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल के आधार पर लाहौल स्पीति। सिरमौर हिमाचल प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है तो किन्नौर पूर्वी, चंबा व लाहौल स्पीति उत्तर में स्थित है तथा कुल्लू व मंडी मध्य में स्थित है। हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना व कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित हैं। ये भी आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश के जो है कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? वो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो लाहौल स्पीति है और एरिया वाइज सबसे छोटा हमीरपुर है और पॉपुलेशन वाइज भी सबसे छोटा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ही है। उसके बाद बात करते हैं क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल जो है वो 55,673 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के क्षेत्रफल का 1.7% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश देश के 29 राज्य नहीं, अब 28 है। तेलंगाना निर्माण के बाद 18वें स्थान पर है। तो एरिया वाइज जो है वो हिमाचल प्रदेश जो है वो 28 स्टेट्स में 18वें नंबर पर है। हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 68,56,509 है और ये देश की जनसंख्या का 0.57% है। तो ये आपने याद रखना है। टोटल जो पॉपुलेशन है भारत की उसका कितना परसेंट है हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या? 0.57। ये बात उल्लेखनीय है कि 2001 में हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या देश का 0.59% थी, अर्थात 2011 में से इसमें भी गिरावट आई है।
जनसंख्या की दृष्टि से 28 राज्यों में 21वें स्थान पर है, ये भी आपने याद रखना है। एरिया वाइज़ जो था वो 18वें नंबर पर था, पॉपुलेशन वाइज़ 21वें नंबर पर है और हिमाचल प्रदेश ओवरऑल जो है वो 22वें स्थान पर है। 28 स्टेट्स हैं और 8 जो है वो यूटीज़ हैं, क्योंकि दिल्ली जो कि राज्य नहीं है, उसकी जनसंख्या हिमाचल प्रदेश से जो है वो अधिक है। ये आपने कुछ पॉइंट है आपने याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स, हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स दिए हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सेशन है वो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना है। उसके बाद बात करते हैं शिक्षा में प्रगति के बारे में। तो 1951 में प्रदेश की जो साक्षरता दर थी वे 7.98% थी। उस समय जो थे वो प्रदेश में 457 प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी स्कूल थे, 94 माध्यमिक स्कूल थे और 25 उच्च विद्यालय थे। उसमें केवल एक ही महाविद्यालय था। हिमाचल प्रदेश के जो पहले शिक्षा निदेशक थे वे KL सेठी थे। तो फर्स्ट शिक्षा निदेशक जो थे वो कौन थे, वो आपने नोट कर लेना है, KL सेठी थे, जो कि 1958 में हिमाचल प्रदेश के पहले शिक्षा निदेशक बने थे। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में नियुक्त वरिष्ठ माध्यमिक अध्यापकों को समुचित आवास प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने 1999 में यशवंत गुरुकुल आवास योजना चलाई। 2011 में हिमाचल प्रदेश की कुल साक्षरता दर जो है वो 82.80% है, जिसमें 89.53% पुरुष और 75.93% स्त्रियां साक्षर हैं। ये भी आपने याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो हिमाचल प्रदेश के पहले शिक्षा निदेशक जो थे वो कौन थे, वो KL सेठी थे। ये भी आपने याद रखना है। और ट्राइबल और दुर्गम क्षेत्रों में जो टीचरों के लिए जो आवास बनाए गए हैं वो किस योजना के तहत, वे यशवंत गुरुकुल आवास योजना के तहत 1999 में। ये आपने याद रखना है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। उसके बाद बात करते हैं धामी गोलीकांड के बारे में। तो धामी गोलीकांड जो था वो कब हुआ था, वे 16 जुलाई 1939 को हुआ था। पहले तो आपने ये डेट याद कर लेनी है। और इसके जो नेता थे वे कौन थे, वे भागमल सोठा थे। कुल कितने लोग शहीद हुए थे इसमें, कुल 2 लोग जो थे वो शहीद हुए थे। थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। भागमल सोठा 16 जुलाई को लगभग 11 बजे शिमला से एक छोटे से दल को लेकर धामी के लिए चल पड़े। धामी जो है वो शिमला में है और इस दल के 2 सदस्य भगत राम और देवी शरण ने कांग्रेस का झंडा उठा रखा था। जब भागमल सोठा और उसके साथी धामी की सीमा के पास गन्नाहट्टी के पास पहुंचे तो रियासत के सिपाहियों ने सत्याग्रहियों के नेता भागमल सोठा को हिरासत में ले लिया और धामी ले गए। सत्याग्रहियों के स्वागत हेतु इकट्ठे हुए लोग राणा के विरुद्ध नारा लगाते हुए राणा के निवास स्थान पर पहुंचे। राणा ने भयभीत होकर भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली चलाने के आदेश दिए और वहां खलबली मच गई और बहुत से लोग बुरी तरह से घायल हो गए। 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। सत्याग्रह के नेता भागमल सोठा को गिरफ्तार करके अम्बाला जो था वो भेज दिया गया था। तो आपने सिर्फ इसमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। धामी गोलीकांड कब हुआ था, 16 जुलाई 1939 को हुआ था। इसके जो नेता थे वे कौन थे, वे भागमल सोठा थे। और कुल कितने लोग शहीद हुए थे, कुल 2 लोग जो थे वो इसमें शहीद हुए थे। उसके बाद बात करते हैं प्रतिनिधि सरकारों के बारे में। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो आपने याद रखना है। ठियोग पहली रियासत थी हिमाचल प्रदेश के बनने से पूर्व ही भारतीय संघ में मिल गई थी। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की कौन रियासत थी जो हिमाचल प्रदेश के बनने से पहले ही भारतीय संघ में जो थी वो मिल गई थी। तो वो जो ठियोग थी, ठियोग जो है वो प्रेजेंट में किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट ये शिमला में है। और ठियोग से जो विधायक हैं वे श्री कुलदीप राठौर जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ये आपने याद रखना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ठियोग पहली रियासत थी जो हिमाचल प्रदेश के बनने से पूर्व जो ही भारतीय संघ में जो थी वो मिल गई थी। उसके बाद बात करते हैं कुछ मेलों के बारे में। जैसे कुल्लू दशहरा अंतर्राष्ट्रीय मेला है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में लगता है। ये मेला कुल्लू के ढालपुर मैदान पर लगता है और 1651 में ये शुरू हुआ था। उसके बाद बात करते हैं ढुंगरी मेले के बारे में। तो ढुंगरी मेला मनाली कुल्लू में लगता है। ये देवी हिडिंबा को समर्पित है, मई के महीने में लगता है।
अगला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है नलवाड़ी मेला, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में लगता है और ये मेला 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने शुरू करवाया था। उसमें राजा अमरचंद कहलूर के शासक थे और ये मेला लुहणू मैदान पर लगने वाला एक राज्य स्तरीय मेला है जो मार्च के महीने में लगता है। इसे पशुओं का मेला भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं नैना देवी मेले के बारे में। ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में लगता है, अगस्त महीने में लगता है। सारही जातर मेला ये कुल्लू में लगता है, मई के महीने में लगता है। उसके बाद बात करते हैं गुग्गा मेला के बारे में। तो गुग्गा मेला जो है वो मेले ये हमीरपुर में मनाया जाता है। बिलासपुर के गेड़वी और हमीरपुर में मनाया जाता है मुख्यतः रूप से। अगस्त और सितंबर महीने में लगता है। मारकंडा मेला बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है, जुखाला में जून के महीने में। डल मेला जो है वो कांगड़ा में लगता है अगस्त के महीने में। ज्वालामुखी मेला अक्टूबर महीने में लगता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। नागनी मेला जो है नूरपुर कांगड़ा में लगता है, जिला स्तरीय मेला है। कालेश्वर मेले की बात करते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में लगता है, राज्य स्तरीय मेला है। लोसर उत्सव जो है वो किन्नौर में मनाया जाता है, नववर्ष के आगमन पर लगता है। फुलैच उत्सव ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो फुलैच उत्सव है जिसे उख्यांग के नाम से भी जाना जाता है, किन्नौर में मनाया जाता है, जिला स्तरीय मेला है, सितंबर महीने में लगता है और 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद बात करते हैं भरमौर यात्रा के बारे में। यात्रा के बारे में चंबा डिस्ट्रिक्ट में लगती है, चंबा के भरमौर में अगस्त महीने में लगता है। फूल यात्रा पांगी चंबा में अक्टूबर महीने में लगती है। सुई मेले की बात करते हैं। सुई मेला जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में लगता है। केवल महिलाओं और बच्चों के लिए लगने वाला ये मेला अप्रैल महीने में लगता है। ये मेला चंबा की रानी नैना देवी के बलिदान के लिए जो है वो याद किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं मिंजर मेले के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। ये मेला साहिल बर्मन ने आरंभ करवाया था। इस मेले में वरुण देव की पूजा की जाती है। अगस्त महीने में लगने वाला ये मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला है। उसके बाद बात करते हैं मणि महेश यात्रा के बारे में। चंबा के भरमौर में लगता है, राज्य स्तरीय त्यौहार है ये। पिपलू मेला डिस्ट्रिक्ट ऊना में लगता है, मई जून के महीने में। चिंतपूर्णी मेला ऊना डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर सती के चरण गिरे थे। बड़वाग सिंह मेला जो है ऊना के मैड़ी में लगता है, जून महीने में लगता है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं शुलनी मेला डिस्ट्रिक्ट सोलन में लगता है, जून के दूसरे रविवार आषाढ़ में लगता है। शायरी मेला सोलन कैरकी में लगता है। ये मेला भैंसों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है, जुलाई महीने में लगता है, 16 जुलाई को। त्रिलोकपुर मेला जो है वो त्रिलोकपुर सिरमौर में लगता है। ये मेला माता बाला सुंदरी को समर्पित है, जो नवरात्रों में लगता है। रेणुका मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, रेणुका सिरमौर में लगता है और नवंबर महीने में ये मेला लगता है। उसके बाद बात करते हैं गसोता मेले के बारे में। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में लगता है, मई के महीने में लगता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं फेयर्स एंड फेस्टिवल, ये टॉपिक दिया था ऑफिशियली प्रोस्पेक्टस में, तो तभी तो हम सभी मेलों को इस वीडियो में जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। शिवरात्रि मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में लगता है, मंडी के पड्डल मैदान पर लगता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले का दर्जा प्राप्त है। इसे अजबर सेन ने शुरू करवाया था और ये मेला 7 दिनों तक चलता है। गुरु चेले देवता आने वाले वर्ष के प्रमुख भविष्यवाणी इस मेले में करते हैं। सूरज सेन ने इस मेले को सांस्कृतिक त्यौहार का जो था वो स्वरूप दिया था। तो इस मेले को शुरू जो था वो अजबर सेन ने करवाया था और सूरज सेन ने इसे सांस्कृतिक त्यौहार का स्वरूप जो था वो प्रदान किया था। उसके बाद बात करते हैं होली त्यौहार के बारे में। ये सुजानपुर टिहरा हमीरपुर में लगता है। संसार चंद द्वारा जो था वो शुरू किया गया था। माहूनाग मेला मंडी में लगता है, बखारी गांव करसोग में लगता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद छेसू मेला जो है रिवालसर मंडी में लगता है, राज्य स्तरीय मेला है और 13 अप्रैल को लगता है। हिंदू बौद्ध सिखों के लिए ये धार्मिक जो महत्व रखता है ये आपने याद रखना है। दारचा मेला की बात करते हैं, लाहौल स्पीति के काजा में लगता है, राज्य स्तरीय मेला है, जुलाई अगस्त में लगता है। उसके बाद शीतला देवी मेले की बात करते हैं, सुंदरनगर मंडी में लगता है। त्रिलोकनाथ मेला पौरी मेला इसे कहा जाता है, ये लाहौल स्पीति के उदयपुर में लगता है। यहाँ पे इसको त्रिलोकनाथ मेले को पौरी मेला भी कहा जाता है। भैंसों का मेला जो है मशोबरा शिमला में लगता है, सितंबर महीने में लगता है। सिप्पी मेला जो है मशोबरा शिमला में लगता है, मई के महीने में लगता है। उसके बाद बात करते हैं पत्थर का खेल हलोग शिमला में लगता है, अक्टूबर नवंबर महीने में लगता है, दिवाली के अगले दिन लगता है, ठीक है। चांद मेला शिमला में लगता है। फाग मेला रामपुर शिमला में लगता है, जिला स्तरीय मेला है। लवी मेला जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, शिमला के रामपुर में लगता है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है जिसे केहरी सिंह ने शुरू करवाया था और ये नवंबर महीने में ये मेला जो है वो लगता है। देवसिर मेले की बात करते हैं, हमीरपुर में लगता है, जून के महीने में। शिमला समर फेस्टिवल शिमला में लगता है, जून महीने में लगता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला है।
मनाली विंटर कार्निवल जो है मनाली में लगता है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। फरवरी महीने में ये मेला जो है वो मनाया जाता है। ये तो हमने बात कर ली मेले और त्योहारों के बारे में, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं। और ये जो टॉपिक है ये मेंशन भी किया है प्रोस्पेक्टस में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको पूरा ही डिस्कस जो है वो क्विक डिस्कस जो है वो कर लिया है। उसके बाद बात करते हैं गुरु नानक देव जी के बारे में। तो गुरु नानक देव जी पहले सिख गुरु थे, ये आपको पता है। इन्होंने ज्वालामुखी, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौर, चंबा, खेलूर, सिरमौर, मंडी और सुकेत की यात्रा की। उनकी यात्रा की याद में सुबाथू के निकट जोहसर में गुरुद्वारा बना है। तो गुरु नानक देव जी के बारे में बात करते हैं। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु थे। और इन्होंने हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल, चंबा, कहलोर, सिरमौर, मंडी और सुकेत की जो था वो यात्रा की थी। क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछा ही गया था, एसपीयू मंडी में भी पूछा गया था। गुरु अर्जुन देव जी के बारे में बात करते हैं। ये पांचवें सिख गुरु ने अमृतसर में हरमंदिर साहिब का निर्माण के लिए पहाड़ी राज्यों से जो था वो धन प्राप्त किया था। कुल्लू, सुकेत, मंडी, चंबा और हरिपुर के राजा गुरु जी के शिष्य बने। गुरु जी ने भाई कल्याण को मंडी के राजा के पास भेजा, जिसके बाद राजा अपनी रानी के साथ अमृतसर पहुंचकर गुरु जी का शिष्य बन गया। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं गुरु हरगोविंद जी के बारे में। छठे सिख गुरु ने कहलूर के राजा के भेंट किए हुए भूभाग पर 1634 पूर्व में कीरतपुर शहर बसाया और गद्दी स्थापित की। पहाड़ी राजाओं ने 1642 में गुरु जी के सहयोग से रोपण के नवाब को हराया था। गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बात करते हैं। नवे सिख गुरु ने कहलूर की रानी से प्राप्त 3 गांव पर मखोवल गांव बसाया, जो बाद में आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाने लगा। ये उनका निवास स्थान था। तो गुरु तेग बहादुर जी के बारे में आपको पता है, ये सिखों के 9वें गुरु थे। और औरंगजेब, मुगल शासक जो औरंगजेब था, उसने इन्हें इस्लाम कबूल ना करने पर जो था वो फांसी पर चढ़ा दिया था। ये भी आपने याद रखना है। सिखों के जो अंतिम और 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। उनके पिता गुरु तेग बहादुर सिंह जी को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पर शहीद कर दिया था। और उनका लालन पालन जो था वो आनंदपुर साहिब में हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बात करते हैं। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ये आपने याद रखना है। और सिरमौर के पोंटा साहिब में जो गुरुद्वारा है वो इन्हीं से संबंधित है। ये भी आपने याद रखना है। पोंटा साहिब सिरमौर में जो गुरुद्वारा है वे इन्हीं से संबंधित है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो झंझराड़ा किसका प्रकार है? तो ये एक विवाह का प्रकार है। कुंडला क्या होता है? ये लकड़ी का कटोरा है। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक जो है वो मेंशन किया है, तभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं, नारी वेशभूषा में मोतीदाना, बटन, अंगूठी, बंगे, कानधारी, डोडमाला और जंतर किस क्षेत्र में पहने जाते हैं? तो ये पंगवाल यानी कि पांगी क्षेत्र में पहने जाते हैं। गाय की पूजा किस उत्सव में की जाती है? तो बहुला उत्सव में की जाती है। घांती किन्नौर जिले में किसे कहते हैं? तो देशी शराब को कहते हैं। घूंट यानी कि गूंतर और गोमूत्र रस्म किससे जुड़ी हुई है? तो जन्म से जुड़ी हुई है, आपको पता है। उसके बाद सिरगुंडी रस्म किस जिले में शादी के दौरान होती है? तो ये कांगड़ा। सजन मिलन लागे मिली के खेड़न लागे, ये कांगड़ी गीत विवाह के किस में गाया जाता है? तो ये विदाई किस में गाया जाता है? ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं छांग क्या है? तो छांग जो है वो लाहौल स्पीति का पेय है, देशी शराब है। उसके बाद बात करते हैं किन्नर लड़की जो बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे जोमो कहते हैं। किन्नौरी पुरुष द्वारा पहने जाने वाला ऊनी पजामे को क्या कहते हैं? तो चमू सूथन कहते हैं। किन्नौरी औरतें जो एक तरह की ऊनी साड़ी पहनती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे घोरू कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं छपरा क्या है? तो बर्तन कला के लिए प्रसिद्ध गांव है। चौगत्से क्या है? तो नीची मोड़ी जा सकने वाली मेज पर जिस पर लोग चाय पीते हुए पालथी मारकर बैठते हैं उसे चौगत्से कहते हैं।
लड़की को शादी के समय बालों को संवारने की रस्म को सिरगुट्टी कहा जाता है। ये किस ज़िले की मुख्य रस्म है? तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की है। स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। दरोश या दबदब या नयामश दोपांग विवाह किन्नौर में किस प्रकार का विवाह है? तो ये ज़बरदस्ती का विवाह है। किस जिले में भ्रातृ अनेक पति प्रथा होती है? किन्नौर में होती है। किस जिले में अंतिम संस्कार जैसे डुबेत पानी में बहाना, फूंकत जलाना और भंकत चील इत्यादि द्वारा खाना पालन किए जाते थे? ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। उसके बाद तलाक को लाहौल क्षेत्र में क्या कहा जाता है? कुपाछा कहा जाता है। स्पीति की नामकरण प्रथा किससे जुड़ी हुई है? फसल कटाई से। सूतक बच्चे के जन्म के बाद कितने दिनों तक माना जाता है? 11 से 13 दिनों तक। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वयस्क पुरुष गद्दी द्वारा पहने जाने वाला डोरा की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो वो 60 मीटर होती है, ये भी आपने याद रखना है। नवाला जो है वो गद्दी जनजाति से ही संबंधित है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में शादी की सही रस्मों का जो सही क्रम है, जैसे स्मूथ, शांति, मिलनी, लग्न। ठीक है, ये आपको पता होगा। और उसके बाद छतों में लगने वाले स्लेटें कांगड़ा जिले के किस स्थान पर बनाई जाती है? तो भागसू, खनियारा और खारली में। उसके बाद करते हैं खंपा लोगों में मरने के बाद कितने दिन बाद सिपचू सेरखू रस्म आयोजित की जाती है? तो 49 दिन बाद। किन्नौर में सबसे ज़्यादा प्रचलित विवाह प्रथा जो है वो कौन सी है? वे जनेकांग या जनितांग है, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक था ये मेंशन किया हुआ था, ठीक है, तभी हमने इन क्वेश्चन को वन लाइनर में ही डिस्कस किया, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं गए। उसके बाद बात करते हैं आर्ट एंड कला और साहित्य के बारे में, कला संग्रहालय के बारे में। यहाँ से जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये जो है वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं भूरी सिंह संग्रहालय के बारे में। तो भूरी सिंह संग्रहालय जो है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसकी स्थापना राजा भूरी सिंह ने की थी। इस संग्रहालय में कांगड़ा और बसोली शैली की कलाकृतियाँ रखी गई हैं। इनमें राधा कृष्ण प्रसंगों पर कृतियाँ उपलब्ध है और इसकी जो स्थापना थी वो 1908 में जो थी वो की गई थी। तो भूरी सिंह संग्रहालय जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। किसने इसकी स्थापना की थी? राजा भूरी सिंह ने की थी। किस वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी? 1908 में हुई थी। उसके बाद बात करते हैं नग्गर आर्ट गैलरी के बारे में। तो ये कुल्लू जिले के नग्गर में स्थित है। इसकी स्थापना निकोलस रोरिक ने की थी। इसे रोरिक आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। वर्ष 2012 में निकोलस रोरिक आर्ट कॉलेज की जो स्थापना थी वे की गई थी। उसके बाद बात करते हैं अंद्रेटा आर्ट गैलरी के बारे में। अंद्रेटा आर्ट गैलरी ये कांगड़ा जिले के अंद्रेटा में स्थित है। यहाँ शोभा सिंह की अनेक कृतियाँ रखी गई हैं। इसे शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। इसमें उमर खयाम, सोनी महिवाल की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। इसे नोरा रिचर्ड्स जो कि शोभा सिंह की पत्नी ने स्थापित किया था। वर्ष 2012 में इसे आर्ट गैलरी को संग्रहालय में जो था, म्यूजियम में जो था वो कन्वर्ट कर दिया गया था। तो आपने पहले तो याद रखना है, भूरी सिंह म्यूजियम डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। नग्गर आर्ट गैलरी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। अंद्रेटा आर्ट गैलरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। उसके बाद बात करते हैं स्टेट म्यूजियम के बारे में। ये शिमला में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। कांगड़ा कला संग्रहालय धर्मशाला में स्थित है, जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी। उसके बाद बात करते हैं जनजातीय संग्रहालय के बारे में। तो ये केलोंग में स्थित है, लाहौल स्पीति में। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। चित्रकला की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले गुलेर कलम का नाम आता है। यहीं से चित्रकला के अन्य घराने जैसे कांगड़ा कलम, चंबा कलम, मंडी कलम और कुल्लू कलम का विकास हुआ। बाद में कांगड़ा कलम अत्यधिक विकसित और प्रसिद्ध होगी, जिससे पहाड़ी चित्रकला को कांगड़ा कलम जो है वो कहा जाने लगा। उसके बाद बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सेंसस के बारे में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बात करते हैं, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं साक्षरता और जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 82.80% है। पुरुष साक्षरता जो है वो 89.53% है। महिला साक्षरता दर जो है वो 75.93% है। 2011 में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वे कौन सा है? भाई हमीरपुर है, 88.15%। 2011 में कम साक्षरता वाला जो जिला है वे आपका चंबा है, 72.17% है। और 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है, वे 123 है। और 2001 से ये 14 अधिक है। 2001 में जो था ये कितना था? ये 100
9 था 2001 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं लिंग अनुपात सेक्स रेशो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का 972 है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जो जिला है वे हमीरपुर है, ये भी आपने याद रखना है 1095। और सबसे कम लिंग अनुपात वाला जो जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार वे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर है 819। लिंग अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला जिला जो है वो लाहौल स्पीति है 903, 2001 में 802 था। उसके बाद 0 से 6 वर्ष का हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात जो है वो कितना है 909 है। 0 से 6 वर्ष के लिंग अनुपात में लाहौल स्पीति 1033 लिंग अनुपात के साथ न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि भारत के 640 जिलों में प्रथम स्थान पर है। उसके बाद बात करते हैं ऊना जिले का शिशु लिंगानुपात 2011 में न्यूनतम 875 था। हिमाचल प्रदेश की कुल शिशु जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 7,77,898 था, जो कुल जनसंख्या का 11.33% था। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है पॉपुलेशन वाइज जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है। पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा जो है वो हमीरपुर है। एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो लाहौल स्पीति है, और एरिया वाइज सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद अगर आपसे पूछते हैं कि 2011 के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार किस डिस्ट्रिक्ट की जो दशकीय वृद्धि दर थी, डिकेडल ग्रोथ रेट, दशकीय वृद्धि दर जो है वो सबसे ज़्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो ऊना डिस्ट्रिक्ट की है। ये आपने याद रखना है। दशकीय वृद्धि दर जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा किसकी है, वो डिस्ट्रिक्ट ऊना की है। उसके बाद बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है रेल परिवहन के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में 1988 तक 209 किलोमीटर लंबी रेल लाइन थी, जो वर्तमान में बढ़कर 242 हो गई। हिमाचल प्रदेश में मुख्य 3 रेल लाइनें हैं, तो अब इनको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करते हैं कालका शिमला रेल लाइन के बारे में। तो ये जो रेल लाइन है वो नैरो गेज है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। पटरी की चौड़ाई 0.76 मीटर है। इस रेल लाइन का काम जो है वो 1891 में शुरू हुआ था। इस रेल लाइन पर 1903 में पहली ट्रेन चली थी, और ये रेल लाइन जो है वो 96 किलोमीटर जो है वो लंबी है। 103 इसमें सुरंगें हैं, जिसमें बरोग सोलन जो है वो सबसे लंबी सुरंग है। ये आपने याद रखना है। तो कालका शिमला रेल लाइन की जो सबसे लंबी सुरंग है वे कौन सी है, वे बरोग है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में है, और जिसकी लंबाई जो है वो 1143 मीटर है। और इस रेल लाइन पर 869 पुल हैं, और ये रेल लाइन की लंबाई का 3% है। ये भी आपने याद रखना है। भलखू राम ने छड़ी द्वारा सर्वे कर इस रेल लाइन की खोज में जो थी वो सहायता की थी। 7 जुलाई 2008 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर जो था घोषित किया था। इसके चीफ इंजीनियर जो थे वो HS हैरिंगटन थे। उसके बाद बात करते हैं जोगिंद्रनगर पठानकोट रेल लाइन के बारे में। इस नैरो गेज रेल लाइन का निर्माण 1926 में शुरू हुआ था। 1929 में पहली ट्रेन चली थी। इस रेल मार्ग में 2 सुरंग 993 पुल स्थित हैं। गज खड्ड जो है वो सबसे लंबा नैरो गेज पुल है भारत का, और इस रेल लाइन की जो लंबाई है वह 113 किलोमीटर है, और इसे कांगड़ा वैली रेलवे के नाम से जाना जाता है। आहूजू के इस रेल लाइन का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, जो कि समुद्र तल की ऊंचाई से 1290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद बात करते हैं ऊना नंगल डैम चरूड़ू रेल लाइन के बारे में। तो ये हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ब्रॉड गेज, ये आपने याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ब्रॉड गेज रेल मार्ग जो है वो कौन सी है, तो वही ऊना नंगल डैम चरूड़ू रेल लाइन है, जिसकी लंबाई जो है वो 16 किलोमीटर से बढ़कर 33 किलोमीटर हो गई है, और इसका उद्घाटन 1991 में तत्कालीन रेल मंत्री जन्नेश्वर मिश्र ने किया था। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश हवाई अड्डे के बारे में। तो 3 हवाई अड्डे हैं, कौन कौन से? गग्गल जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, हिमाचल प्रदेश का ये सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। दूसरा है जुब्बरहट्टी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तीसरा जो है वो भूंतर में है, कुल्लू में। ये आपने याद रखना है। ये 3 हवाई अड्डे हैं, और सबसे बड़ा जो है इन तीनों में वे गग्गल हवाई अड्डा है। ये आपने याद रखना है।
उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में प्रस्तावित है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं HRTC की बात करते हैं, हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो स्थापना है वे HRTC की 2 अक्टूबर 1974 को HRTC का गठन हिमाचल प्रदेश परिवहन और मंडी कुल्लू परिवहन में को मिलाकर किया गया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान परिवहन मंत्री कौन है? तो मुकेश अग्निहोत्री, जो कि हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के पास जो है वो परिवहन विभाग है, तो वो ही हिमाचल प्रदेश के वर्तमान परिवहन मंत्री हैं। बात करते हैं कांगड़ा ज़िले में सड़कों की कुल लंबाई सबसे ज़्यादा है, जबकि किन्नौर ज़िले में सड़कों की लंबाई सबसे कम है। सड़कों का प्रति किलोमीटर सार्वजनिक घनत्व जो है वो हमीरपुर ज़िले में है और सबसे कम जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में, संचार के बारे में। ये टॉपिक भी जो था वो मेंशन किया गया था। तो बात करते हैं सबसे पहले विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पेट्रोल पंप जो है वो काजा लाहौल स्पीति में है, जो कि 13,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं किब्बर, जो कि लाहौल स्पीति में है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित गांव है। अब जो है वो किब्बर नहीं है, अब आपने नोट कर लेना है, अब जो है वो कोमिक है। कोमिक जो है वो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित गांव है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर जो है वो हिक्किम है, जो कि लाहौल स्पीति में है, जो 15,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। और ये डाकघर 5 नवंबर 1983 को जो था वो बना था। उसके बाद बात करते हैं प्रदेश सरकार जो है वो 12 रोपवे का निर्माण कर रही है। नैना देवी रोपवे के अलावा शिवालिका होटल से जाखू, जावली से कसौली, चंबाघाट से करोल, टिब्बा, सोलंग नाला से रोपवे कार्य जो है वो चल रहा है। उसके बाद बात करते हैं भारत में हस्त चालित रिक्शों का सर्वप्रथम प्रचलन 1880 के दशक में शिमला में शुरू किया गया था। देश की प्रथम स्वचालित दूरभाष केंद्र 1913 में शिमला में स्थापित किया गया था। देश की प्रथम पोस्टल जीवन बीमा योजना का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के कोटली में 24 मार्च 1985 को शुरू की थी। और देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप डायलिंग सेवा महत्वपूर्ण संथोगढ़ नंगलूना के मध्य जो थी वो शुरू हुई थी। भारत में उपग्रह धनादेश प्रणाली का सर्वप्रथम आरंभ शिमला के प्रमुख डाकघर से 8 अप्रैल 1994 को किया गया। और देश का प्रथम दूरदर्शन एवं सूक्ष्म तरंग टावर मंडी जिले के जोगिंद्रनगर के एडजू में स्थापित किया गया है। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना समाचार पत्र द्विभाषिक पाक्षिक क्षेत्रीय तेज वर्ष 1934 में जो था वो प्रकाशित हुआ था। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट इन हिमाचल के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो हर बार पूछा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम मुख्य आयुक्त थे वे श्री NC मेहता थे। प्रथम मुख्य उप आयुक्त जो थे वो EP पूर्ण थे, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल जो थे वो मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो कौन थे? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे। इन्हें हिमाचल प्रदेश का निर्माता भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री S चक्रवर्ती थे। हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती शीला कौल जी थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश के न्यायमूर्ति हमीदुल्ला वेग थे। और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी वो श्रीमती लीला सेठ थी। उसके बाद करते हैं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वे श्री लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच थे। और चयन बोर्ड हमीरपुर के जो थे वो KC मल्होत्रा थे। अब इसकी जगह पर राज्य चयन आयोग जो है वो स्थापित किया गया है। उसके बाद करते हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जयवंत राम थे। प्रेजेंट में कुलदीप सिंह पठानिया जी हैं, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष जो थे वो श्री कृष्ण चंद्र थे। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी जो थे पहले वो KL मेहता थे। पहले विधानसभा सेक्रेटरी जो थे विधानसभा सचिव जो थे वो श्री NC नंदी थे, ये भी आपने याद रखना है। प्रथम लोकायुक्त जो थे हिमाचल प्रदेश के वे न्यायमूर्ति TVR टाटाचारी थे।
और इसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट वाइस चांसलर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रामकरण सिंह थे। चांसलर जो होता है वो राज्यपाल होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो वर्तमान चांसलर हैं वे कौन है, तो राज्यपाल कौन है हिमाचल प्रदेश के, श्री शिव प्रताप शुक्ल जी हैं। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कृषि विद्यालय पालमपुर के जो पहले वाइस चांसलर थे वे डॉक्टर हेतराम कालिया थे। नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल प्रदेश वानिकी और उद्यान विश्वविद्यालय नौणी सोदन के जो पहले वाइस चांसलर थे वे डॉक्टर MR ठाकुर थे। उसके बाद बात करते हैं कार्यकाल के दौरान दिवंगत यानी कि मृत्यु होने वाले पहले राज्यपाल श्री सुरेंद्र नाथ जी थे, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं लोकसभा में हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला सदस्य जो थी वो कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिमाचल प्रदेश की जो प्रथम महिला मंत्री थी वो कौन थी, वे भी राजकुमारी अमृत कौर ही थी, स्वास्थ्य मंत्री थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश से प्रथम राज्यसभा सदस्य जो थे वो श्री चिरंजी लाल वर्मा थे। प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता जो थे वो कौन थे, वे जमादार लाला राम थे। प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ जी थे। प्रथम महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह जी थे। प्रथम वीर चक्र विजेता जो थे वो हवलदार तोपगे थे। प्रथम पुलिस पदक विजेता श्री गंगवीर सिंह जी थे। उसके बाद बात करते हैं वर्ष 1986 में प्रथम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पुरस्कार जो कि हिमाचली संस्कृति साहित्य में दिया जाता है, उसके विजेता कौन थे, मियाँ गोवर्धन सिंह जी थे। उसके बाद बात करते हैं वर्ष 1986 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार जो है पहाड़ी साहित्य में किसे मिला था, जयदेव किरण को मिला था वर्ष 1986 में। उसके बाद प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो था वो किसे मिला था, ये श्री विजय कुमार जी को मिला था। ये भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड है, खेल अवार्ड है। अब इसको जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जो है वो जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं प्राचीन काल में किरग्राम जो था वो किसे कहा जाता था, तो किरग्राम जो था वो बैजनाथ का प्राचीन नाम था। शोणितपुर का नया नाम क्या है, सराहन है। हिंडूर किसका प्राचीन नाम था, ये नालागढ़ का प्राचीन नाम था। कुल्लू रियासत का प्राचीन नाम क्या था, कुल्लू था। धमेरी प्राचीन नाम था नूरपुर का, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह ब्रह्मपुर जो था वो भरमौर का प्राचीन नाम था। जसवां जो था वो ऊना का प्राचीन नाम था। किन्नौर का जो प्राचीन नाम था वे चीनी था, ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। वानेर जो था वो सुंदरनगर का प्राचीन नाम था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो कि आपने याद रखने हैं। उसके बाद बात करते हैं हिंडूर रियासत की स्थापना 1000 ईस्वी में किसने की थी, राजा जयचंद ने की थी। सुकेत रियासत की स्थापना वीरसेन ने की थी। मंडी रियासत की स्थापना वाणसेन ने की थी। कटोच राजपूत वंश की स्थापना हिमाचल प्रदेश में किसने की थी, शर्मा चंद ने की थी, ये भी आपने याद रखना है। बिलासपुर रियासत के जो संस्थापक थे वे कौन थे, वीरचंद चंदेल थे। किस तोमर राजपूत ने 1000 ईस्वी के नूरपुर की स्थापना की थी, तो जेठपाल ने। ये क्वेश्चन तो आई थिंक 2021 के बी.एड एंट्रांस में जो था पूछा गया था, पहला ही क्वेश्चन था। और 1170 ईस्वी में जसवां रियासत की राजधानी की स्थापना किसने की थी, पूर्वचंद चंदेल ने की थी। उसके बाद बात करते हैं किस शक्तिशाली राजा ने सर्वप्रथम 680 ईस्वी में चंबा रियासत की स्थापना की थी, वो मेरू वर्मन ने की थी, ये आपने याद रखना है। गुलेर रियासत के संस्थापक जो थे वो हरिचंद थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये गुलेर रियासत जो है। उसके बाद बात करते हैं जाखधार किस जिले में स्थित है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। शिवालिक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 1500 मीटर है। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो अलग करती है, वो जास्कर करती है। चूड़ चांदनी क्या है, तो शिमला के दक्षिण में स्थित ये पर्वत चोटी है। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो शिल्ला है, जिसकी जो हाइट है ऊंचाई है 7026 मीटर है, और ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो 5 राष्ट्रीय पार्क हैं, इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ये राष्ट्रीय पार्क कुल्लू जिले के 754 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1984 में स्थापित किया गया है। 1999 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। 23 जून 2014 को यूनेस्को की बैठक में इसे विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था, और ये भारत की 32वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। प्राकृतिक धरोहर के लिहाज से ये भारत की 11वीं साइट है, तो ये आपने याद रखना है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है उसे यूनेस्को ने 23 जून 2014 को कतर की राजधानी दोहा में जो बैठक हुई थी उसमें वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में जो था वो शामिल किया था। उसके बाद बात करते हैं इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क के बारे में।
2010 में राष्ट्रीय पार्क के रूप में की गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 104 वर्ग किलोमीटर है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क के बारे में। तो इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 710 वर्ग किलोमीटर है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। चौथा जो है वो आपका सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क जो है 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 27.88 वर्ग किलोमीटर है और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है, जिसे कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है। सिरमौर ज़िले की पोंटा तहसील में स्थित है और इसे 1958 में वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा जो था वो प्राप्त दिया गया था। बात करते हैं पेन घाटी राष्ट्रीय पार्क के बारे में। लाहौल स्पीति जिले के स्पीति में स्थित शीत मरुस्थल पेन घाटी 9 जनवरी 1987 को राष्ट्रीय पार्क बना। इसका क्षेत्रफल 675 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के 18 जैव मंडल रिजर्व में एक है। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो कुल कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? 5 हैं, जिसमें से 3 जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, एक जो है वो आपका सिरमौर में है, और एक जो है वो लाहौल स्पीति में है। ये आपने याद रखना है। उसके बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? जुजुराना है। हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प जो है गुलाबी बुरांश है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य के भौगोलिक भूभाग का कितना प्रतिशत जो है वो वनों से वनाच्छित होना चाहिए? 50% होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में क्यांग पशु कहाँ पाया जाता है? किन्नौर लाहौल स्पीति में। कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र जो है कुफरी शिमला में है। वर्ष 2005 में हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन था? मोनाल था। 2005 में राजकीय पशु कस्तूरी मृग था। वर्तमान में बर्फानी तेंदुआ है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वनों का प्रतिशत है? लाहौल स्पीति में है। वन्य जीव शिकार पर हिमाचल प्रदेश में पूर्ण प्रतिबंध कब लगा था? 1983 में लगा था। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है वो देवदार है और राज्य खेल जो है वो वॉलीबॉल है। हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत वनों के अंतर्गत आता है? तो वो 66.5% आता है। 37,033 वर्ग किलोमीटर आता है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को दूध व शहद की घाटी कहा जाता है? तो चंबा घाटी को कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी जो है वो कौन सी है, तो बलाह घाटी। ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की ये सबसे उपजाऊ घाटी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। उसके बाद बात करते हैं लाहौल स्पीति जिले की 3 घाटियों के जो नाम है वे क्या हैं? पेन घाटी, लाहौल घाटी, स्पीति घाटी है। सांगला घाटी किस जिले में स्थित है? सांगला घाटी जो है वो किन्नौर में स्थित है। किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी है। इसे बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। आलू की घाटी किसे कहा जाता है? लाहौल को। बसपा घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? छितकुल है। हांगरंग घाटी जो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, उसका जो सबसे ऊंचा गांव है वे नाको है। नाको झील भी है जो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ही है। अगले प्रश्न चलते हैं। इसमें से बताना है कि कौन सी घाटी नहीं है। तो कुंजुम जो है वो घाटी नहीं है, बाकी कुंजुम जो है वो आपका दर्रा है। हांगरंग घाटी किन्नौर में है। बला घाटी मंडी में है। कांगड़ा घाटी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। कुनिहार घाटी किस जिले में स्थित है? तो कुनिहार घाटी जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। तीर्थन घाटी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में किस झील में स्थानीय लोगों द्वारा महिलाओं का प्रवेश वर्जित किया गया है? तो नीलकंठ झील। दीपक ताल झील कहाँ है? लाहौल स्पीति में है। सीसू झील भी लाहौल स्पीति में है। लाहौल स्पीति में स्थित चंद्रताल झील की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 4,270 मीटर है। 42 किलोमीटर लंबी पोंग झील जो ब्यास के ऊपर जिला कांगड़ा में बनाई गई है, उसे किस नाम से जानते हैं? महाराणा प्रताप सागर। सूरजताल और चंद्रताल झील जो है वो कहाँ है? लाहौल स्पीति में है। पराशर झील मंडी में है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है मानव निर्मित झील गोविंद सागर झील है। उसकी लंबाई कितनी है? 60 मील है। रेणुका झील का जो संबंध है वे किससे है? वे परशुराम जी से है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील 7 झीलों का समूह है? लामा झील 7 झीलों का समूह है और 7 सरोवरों का समूह जो है वो चंद्रनाहर झील को कहा जाता है। रोहडू तहसील की चंद्रनाहर झील में कौन सी नदी का उद्गम होता है? पब्बर नदी का। गढ़ासरू झील कहाँ है? चंबा में। डल झील कांगड़ा के धर्मशाला में है। पोंग झील के बनने से कौन सा स्थान डूब गया था? तो देहरा गोपीपुर जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। परशुराम ताल झील जो है कहाँ स्थित है? रेणुका में। चंद्रनाहर झील शिमला में है। गोविंद सागर झील किसके नाम के ऊपर है? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे है। चंद्रताल झील किस दर्रे के निकट स्थित है? तो बारालाचा दर्रा।
हिमाचल प्रदेश की किस झील में पद्मसंभव और तारा की आत्माएं टिब्बों के रूप में तैरती हैं? तो रिवाल्सर मंडी, ये आपने याद रखना है। धनखड़ झील हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये लाहौल स्पीति झील में है। सुखासर झील मंडी जिले के किस शहर के निकट स्थित है? रिवाल्सर के। तानू जुब्बल झील किस कस्बे के निकट है? ये नारकंडा के है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद जो हम लास्ट टॉपिक जो आज डिस्कस करेंगे वो नदियों के बारे में करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश की 5 प्रमुख नदियां हैं, 5 नदियों का प्रदेश है। कौन सी? सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास और यमुना। ठीक है, तो बात करते हैं। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो हर बार पूछा जाता है। तो सतलुज का जो वैदिक नाम है वह शतुद्री है, संस्कृत नाम शतद्रु है। व्यास का वैदिक नाम अर्जकिया है, संस्कृत नाम विपाशा है। रावी का वैदिक नाम पुरुषणी है, संस्कृत नाम इरावती है। चिनाब का वैदिक नाम अस्कनी है और यमुना का जो है वैदिक नाम वे कालिंदी है। जल ग्रहण क्षेत्र की बात करते हैं तो सतलुज का जल ग्रहण क्षेत्र है 20,000 वर्ग किलोमीटर। रावी का 5,451 वर्ग किलोमीटर है। चिनाब का 7,500 वर्ग किलोमीटर है। ब्यास का 12,000 वर्ग किलोमीटर है और यमुना का 2,320 वर्ग किलोमीटर है। बात करते हैं इनकी सहायक नदियों के बारे में। तो सतलुज की जो सहायक नदियां हैं वे बसपा, स्पीति, ठीक है, ये सहायक नदियां हैं। रावी की भांदल, तंतगिरी, चित्राणी, स्यूल, साल, बुड्डेल, बलजेड़ी, चिरचिंड, ये रावी की सहायक नदियां हैं। चिनाब की चंद्रा भागा, ब्यास की आगी बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, उहुल, स्पिन, मलाना, नाला, माला। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यमुना की। तो गिरी, टोंस, पब्बर, आंध्रा जो है वो यमुना की सहायक नदियां हैं। उद्गम स्थल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सतलुज का जो उद्गम स्थल है वह मानसरोवर झील, रक्सताल झील तिब्बत से होता है। बाणासुर मानसरोवर से सतलुज को हिमाचल प्रदेश लाया था। चिनाब जो है वो चंद्रा व भागा नदियों के संगम तांडी नामक स्थान पर इसका संगम होता है लाहौल स्पीति में। बारालाचा दर्रे के समीप से चिनाब नदी का उद्गम स्थल है, ये भी आपने याद रखना है। जब चंद्रा और भागा नदियाँ जो है वो तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं तो उसके बाद वो चिनाब कहलाती हैं, ये भी आपने याद रखना है। ऐसा माना जाता है कि जो द्रौपदी का दाह संस्कार था वे तांडी नामक स्थान पर ही हुआ था। उसके बाद बात करते हैं ब्यास नदी के बारे में। तो ब्यास नदी का जो उद्गम स्थल है वे रोहतांग दर्रे से होता है, बरीगुतुंग से। रावी नदी का जो उद्गम स्थल है वे रावी बड़ा बंगाल कांगड़ा से होता है। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वे कालिंद पर्वत यमुनोत्री से है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अलीखड़ हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो ये सतलुज की है। खजियार झील किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का सुजानपुर किस मेले के लिए प्रसिद्ध है? अभी हमने डिस्कस किया था वीडियो के स्टार्टिंग में। तो सुजानपुर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है और ये होली के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। दशहरे के लिए कुल्लू को दशहरा प्रसिद्ध है। शिवरात्रि मंडी की। नागनी मेला जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के नूरपुर में लगता है। बीड वेलिंग किसके लिए सुप्रसिद्ध है? तो ये पैराग्लाइडिंग के लिए जो काफ़ी प्रसिद्ध है। बीड वेलिंग जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बैजनाथ में है। उसके बाद बात करते हैं रूपा घाटी किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में देव टिब्बा है? तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में जिजेद त्यौहार मनाया जाता है? तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? अभी हमने डिस्कस किया, शीला कौल जी थी। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश कि किस ज़िले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है शेड्यूल कास्ट की वे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपने याद रखना है। परसेंटेज सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है और जनसंख्या जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है अनुसूचित जाति की। उसके बाद बात करते हैं यमुना नदी का वैदिक नाम जो है वो क्या है? तो वो कालिंदी है। त्रिगर्त रियासत की राजधानी कौन थी? तो नगरकोट थी, ये आपने याद रखना है। कुटलहर रियासत के जो अंतिम शासक थे वे कौन थे? वे ब्रजमोहन पाल थे। नालागढ़ का पुराना नाम क्या था? अभी हमने डिस्कस किया, हिंडूर। कहलूर जो था बिलासपुर का प्राचीन नाम था। बानेद सुंदरनगर का। किरग्राम बैजनाथ का। भागलपुर रियासत के संस्थापक कौन थे? तो ये अजय देव थे। शाहपुर किला स्थापित किया गया था किसके द्वारा? भक्तमल द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसे हिमाचल का जनता के नाम से जाना जाता है? तो तांबो मठ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद बात करते हैं 1389 ईस्वी में किस दिल्ली सुल्तान ने सिरमौर रियासत का नियंत्रण ले लिया था? तो फिरोज शाह तुगलक। कुल्लू की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? विलियम मूरक्राफ्ट था, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं चंबा सेवक संघ किस साल में स्थापित किया गया था? 1936 में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
मास्टर शिल्पकार का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला, तो ये महेशी देवी को मिला था। हिमाचल प्रदेश में चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर स्थापित किया गया था किस वर्ष में, 1978 में। हिमाचल प्रदेश के पहले प्रथम लोकायुक्त कौन बने थे, क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया, PVR टाटाचारी। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर गोरखा प्रशिक्षण केंद्र स्थान है, तो ये सुवाथू में है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद कमनी या किन्नौर के जो लेखक हैं वे कौन है, वे RK कौशल हैं, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पंडोह बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है, तो ब्यास के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट ये मंडी में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं शिमला का वाइल्ड फ्लावर हॉल किसने बनाया था, ये किचनर ने बनाया था। हिमाचल प्रदेश के पीओ क्षेत्र के स्थानिक देवता हैं वे कौन है, वे डबला है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध स्कूल सन्नावर किसके नज़दीक स्थित है, तो ये कसौली के नज़दीक स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर प्रसिद्ध ढूंगरी मंदिर जो है वो स्थित है, तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के मनाली में है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं कुफरी निम्न में से किसके नज़दीक है, तो कुफरी आपको पता है ये शिमला के नज़दीक है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कुफरी में ही है, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। अगर आपको कुफरी की जगह पूछ लेते हैं कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर है, तो बेमलो भी आपने याद रखना है, बेमलो में स्थित है मेनली जो है, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। विश्व में सबसे पुराने लोकतंत्र के नाम से प्रसिद्ध मलाना नामक स्थान किस जिले में स्थित है, तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। चोलंग चोटी हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नलवाड़ी मेला किस महीने में मनाया जाता है, तो ये मार्च के महीने में मनाया जाता है, इसे पशुओं का मेला भी कहा जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं। झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है, तो झांझर जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा का है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और बुर्रा जो नृत्य है, बुर्रा जो है वे आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का है, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हम आपके लिए वन शॉट HP GK की वीडियो लेके आए थे। मेनली हमने जो प्रोस्पेक्टस में HP द्वारा जो है वो मेंशन किए गए जो टॉपिक्स हैं उसको हमने मेनली कवर कर लिया है। अगर कोई टॉपिक बच जाता है तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे कवर, या फिर आपने प्रीवियस ईयर की वीडियोज़ भी देख लेनी है HP GK के, उसमें भी हमने क्वेश्चन को जो था वो डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी कमिश्नर कमेटियाँ टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन और अदर सेक्शन का इंपॉर्टेंट कंटेंट अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी और PDF प्रोवाइड करने के बाद आपको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम जो है वो आपको कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो सेंड कर देना है। अब आपके एग्ज़ाम को जो है वो 1 हफ़्ते का ही इसमें बचा है, तो अब आपने जो अपनी तैयारी जो है वो अच्छी लेवल तक करनी है, अच्छी तरह से करनी है और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियोस देखनी है। शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जो हैं वो आपने ज़रूर बना लेने हैं और अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो बस आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो आपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करना है और इम्पोर्टेंट कंटेंट जो है वो आप परचेज़ कर सकते हो अगर आपने करना है। तो अगर आप HPU B.Ed एंट्रांस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अगर आप अपनी तरफ से कोई सजेशन वगैरह देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप सजेशन जो है वो ज़रूर दें। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दें।